पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने साफ कहा था कि बीमा भारती को अगर आप वोट नहीं देंगे तो एनडीए को दे दीजिए। हाँ भाई, एनडीए को जिता दीजिए। हाँ, जिता दीजिए, लेकिन पप्पू को मत दीजिए। दूसरे दिन जो भाषण हुआ उसमें वो बार बार राहुल गांधी को एड्रेस कर रहे थे, बार बार उनकी तरफ देख रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि कांग्रेस के बड़े लीडर जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव से वो पंगा लेकर बिहार में वो राजनीति नहीं कर सकते। तो पप्पू यादव के खिलाफ लालू प्रसाद यादव लगे हुए हैं और लगे रहेंगे, तेजस्वी यादव भी लगे रहेंगे। जदयू के प्रत्याशी हैं, उनको उनके समर्थन में भी बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन चुनौती दे दिया शंकर सिंह। हालांकि वो एनडीए के माने लोजपा के वो नेता रहे हैं, लेकिन निर्दलीय चुनाव में हैं, तो वो वोट कटवा की स्थिति में वो पहुंच गए हैं। जिस तरह से कुशवाहा मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी से किनारा किया है, तो उसी के लिए तो इनको लाया गया था कि लौकुश समीकरण को तोड़ेंगे और कुछ बड़ा कमाल करेंगे। आरा की सीट हारे, वो काराकाट की सीट हारे, पूरा शाहाबाद इनका खत्म हो गया। तो सम्राट चौधरी के बदले कोई नेतृत्व करे, ये पार्टी के भीतर बेचैनी है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। खबरों से खबरदार, रोज हम आपको राजनीति और राजनीति के पीछे की बातों से रूबरू कराते हैं, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। आज जो बिहार की जो बड़ी खबरें हैं, वो खबरों में सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो खबर है सम्राट चौधरी से संबंधित। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 21 महीने के बाद अब अपनी पगड़ी उतारने जा रहे हैं। दरअसल वो अयोध्या में जाकर अपनी पगड़ी उतारेंगे और सर का मुंडन कराएंगे। तो दूसरी तरफ पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद के रूप में पूर्णिया से चुनकर सदन पहुंचे हैं, उन्होंने रुपौली उपचुनाव में कहीं न कहीं बीमा भारती को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। और जो तीसरी खबर है वो खबर है शिक्षा विभाग से। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ अब पूरी तरीके से के पाठक के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे तरीके से एक्शन में आ गए हैं। और इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं। तो सबसे पहले शुरुआत बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से। जिस तरीके से नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए थे और एनडीए में रहते हुए सम्राट चौधरी ने मुरेठा बांधी थी और कहा था कि जब तक हटा नहीं देंगे कुर्सी से तब तक खोलेंगे नहीं, अब तो जा रहे हैं अयोध्या। सम्राट चौधरी जो कर रहे हैं ये राजनीति का नया रंग है और इस रंग में हर राजनेता जो है वो रंगा हुआ है। कहना कुछ है, करना कुछ है। कभी भी अपने सिद्धांतों पर कोई टिका नहीं रहता है और अब राजनीति में सिद्धांत की कोई बात रह भी नहीं गई, उसके कोई मायने नहीं रह गए। हर पार्टी इधर से, खुद नीतीश कुमार ही कई बार कभी वो आरएसएस की गोद में बैठ जाते हैं, कभी वो भाजपा के साथ हो जाते हैं, कभी वो समाजवादी बन जाते हैं, लालू जी के साथ चले जाते हैं। तो नीतीश कुमार भी अवसरवादी नेता की तरह जहां अवसर मिलता है वहाँ। ये सम्राट चौधरी को बड़ी ताकत इसीलिए मिल गई भारतीय जनता पार्टी में कि शुरुआती दौर में उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर, विधानसभा हो चाहे दूसरी जगह, आक्रामक रूप से बोले। हाँ, खूब बोले, आक्रामक होकर बोले और हमेशा हमलावर रहे। भारतीय जनता पार्टी को एक फायर ब्रांड नेता की ज़रूरत थी। दूसरा, वो राजनीति के तहत एक वो उनके लौकुश समीकरण को तोड़ना चाहते थे, जिसमें एक कुशवाहा समाज से बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। तो पार्टी उनके अंदर छवि देख रही थी कि इनको एक नेतृत्व सौंपा जा सकता है। सुशील मोदी को किनारे करना था उस समय, तो सम्राट चौधरी को आगे किया गया। इन्होंने भी आनंद फानन में आओ देखा न ताओ और पगड़ी बांध लिया और कहा कि अब हम ये जो है इनको हरा कर ही मानेंगे, इनको हटाकर। लेकिन उनको कहाँ पता था कि नीतीश कुमार कब पलटी मार देंगे और कब भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ जाएंगे और केंद्रीय नेतृत्व कब उनको अपनी गोद में बैठा लेगा और उनके सबसे प्यारे हो जाएंगे। इस समय तो नीतीश कुमार की जितनी ज़रूरत एनडीए को है, माने भारतीय जनता पार्टी को है, वो किसी को नहीं हो सकती। नीतीश कुमार माने आरजेडी ने तो अब उन पर कुछ ध्यान भी देना छोड़ दिया है और जैसा कि संजय झा ने कह दिया कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीए ने ये एलानिया तौर पे कहा है कि अगला माने 2025 का चुनाव
नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। सम्राट चौधरी लगातार बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी भी इसी बात को कह रहे हैं। तो अब तो उनके पगड़ी बांधने का कोई मतलब ही नहीं रहा। अब वो किसको हटाने के लिए पगड़ी बांधेंगे? तो अब पगड़ी उतारना है। अब एक बहाना है कि माने अयोध्या में सारे पाप धुल जाएंगे, वहाँ जाके पगड़ी उतार देंगे, मुंडन करा लेंगे, प्रोग्राम तो, सब हाँ सब पाप धो देते हैं, तो वहाँ पर अब उनके पाप धुल जाएंगे। अब जो है एक सहारा लिया है, राम मंदिर जाएंगे और पगड़ी उतारेंगे। असल में ये हो गया उनको कि माने वो बैकफुट पर उनको आना पड़ा। जिस तरह से वो हमलावर थे नीतीश कुमार पर, केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर उनको ये सब अब नहीं बोलना है, उनको शांत रहना है, नीतीश कुमार के पक्ष में बोलना है। तो अब ये पगड़ी बांध के वो नहीं चल सकते और इसलिए उन्होंने अपनी पगड़ी उतारने का फैसला लिया है। ये अच्छी बात है कि राजनीति में शुचिता की राजनीति हो, और ये बहानेबाजी और ये वो करना वो ठीक नहीं है। वो जाएं, अपना पगड़ी उतारें और नीतीश कुमार के साथ मिलकर करें राजनीति। यह ठीक है बिहार की राजनीति में। बिल्कुल पगड़ी तो उतार देंगे, वहाँ अयोध्या जाएंगे और क्या होगा उसके बाद हो। लेकिन एक और सवाल है कि सम्राट चौधरी के खिलाफ अपने ही पार्टी में अब अश्विनी चौबे बगावत छेड़ दी है। लगातार वो कह रहे हैं बाहरी आयातित नेता को हम नहीं देंगे, भाजपा को अकेले 2025 में चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी ये आज से नहीं है। जिस एक पहले तो सुशील मोदी को लेकर भी पार्टी के भीतर बहुत सारा था, माने बहुत सारे अनेक नेता थे जो सुशील मोदी को नेता नहीं मानना चाहते थे। लेकिन सुशील मोदी का एक अपना कद था और उन्होंने पार्टी को सींचा था, इसलिए उनकी ज़रूरत पार्टी को ज़्यादा थी और सुशील मोदी बने रहे। लेकिन सम्राट चौधरी को जब बनाया गया तो पार्टी के भीतर जितने भी कद्दावर नेता थे वो सब नाराज़ हैं, और आज से नाराज़ नहीं है, जब वो बनाए गए तभी से नाराज़ हैं। लेकिन पार्टी के ऊपर से ये दबाव था कि आपको यस बॉस कहना है और इन्हीं को मानना है। तो सारे नेता माने राधा मोहन सिंह जैसे कद्दावर नेता, सुशील मोदी को भी, अब तो वो नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए, लेकिन तमाम बड़े लीडर्स को ये निर्देश दिया गया था कि आप सम्राट चौधरी को प्रमोट कीजिए, हाँ उनको प्रमोट कीजिए और उनके पीछे काम करिए। तो ये बेचैनी आज से नहीं थी, अब ये खुलकर बात सामने आने लगी। अश्विनी चौबे ये बात बोलने लगे तो अश्विनी चौबे के पीछे लंबी कतार लग जाएगी अगर वो अपनी बात पर टिके रहे और ऊपर से कोई आदेश नहीं हुआ तो आजा। ये इसमें एक और बात आप समझ जाइए, इस बार जो चुनाव में जिस तरह से असफलता मिली है लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से कुशवाहा मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी से किनारा किया है, तो उसी के लिए तो इनको लाया गया था कि लौकिक समीकरण को तोड़ेंगे और कुछ बड़ा कमाल करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। कई जगहों पर उनके प्रत्याशी, मैंने आरा की सीट हारे, वो काराकाट की सीट हारे, पूरा शाहाबाद इनका ख़त्म हो गया। तो सम्राट चौधरी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं रहा। तो पार्टी के भीतर ये आवाज़ें उठ रही हैं और ये आवाज़ें वो हैं जो शुरू से मैंने भीतर से एक बेचैनी थी जो अब खुलकर सामने आ गई हैं। निश्चित रूप से सम्राट चौधरी के बदले कोई नेतृत्व करे, ये पार्टी के भीतर बेचैनी है और अब ये आला कमान को तय करना है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि ये आला कमान की संस्कृति पहले कांग्रेस में थी, अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। तो अब देखना होगा कि आला कमान का क्या आदेश होता है। बिल्कुल, अब देखना होगा सम्राट चौधरी पर क्या कुछ केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेती है। लेकिन इतना ज़रूर है, अब एक तरफ भाजपा में कुछ न कुछ बगावती सुर फूट रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्णिया के रुपौली विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और बीमा भारती जो पप्पू यादव के सामने आरजेडी के प्रत्याशी थी लोकसभा चुनाव में, अब बाई इलेक्शन में फिर से बीमा भारती आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं और उनका समर्थन पप्पू यादव को यानी कि साफ साफ देने का ऐलान कर दिया है। अब इसको कैसे देखते हैं? रुपौली उपचुनाव, पप्पू यादव से बीमा भारती मुलाकात की है आज फेसबुक पर, यानी डिजिटल मीडिया पर आके पप्पू यादव ने साफ कह दिया है, साफ तो नहीं लेकिन कहिए कि ऐलान कर दिया है, लेकिन तेजस्वी पर निशाना भी खूब सारा है। देखिए, पप्पू यादव की अपनी मजबूरी है। पप्पू यादव इन दिनों लगे हुए हैं कि कांग्रेस उनको तरजीह देना शुरू करे। उन्होंने तो अपनी पूरी पार्टी कांग्रेस में विलय, और उसके पहले ही वो बोल चुके थे कि कांग्रेस की विचारधारा के वो करीब हैं
और आखिरकार वो कांग्रेस में गए भी, लेकिन पूर्णिया से चुनाव लड़ने की उनकी जिद थी। वो इसलिए थी कि लालू प्रसाद यादव को उनकी हदें बतानी थी। लालू प्रसाद यादव से उनकी अदावत जग जाहिर है। तेजस्वी यादव के रहते लालू प्रसाद यादव कभी नहीं चाहेंगे कि कोई नौजवान नेता या यादवों में कोई बड़ा यादव नेता उभर कर बिहार की राजनीति में आए। तो पप्पू यादव के खिलाफ लालू प्रसाद यादव लगे हुए हैं और लगे रहेंगे, तेजस्वी यादव भी लगे रहेंगे। अब उनकी मजबूरी ये है कि महागठबंधन में अगर रहना है तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस के साथ चलना पड़ेगा और कांग्रेस किसी भी कीमत पर लालू प्रसाद यादव से बिहार में पंगा नहीं ले सकती है। तो ऐसे में पप्पू यादव को इस समय चुप ही रहना पड़ेगा। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने साफ कहा था कि बीमा भारती को अगर आप वोट नहीं देंगे तो एनडीए को दे दीजिए। हाँ, एनडीए को जिता दीजिए। हाँ, जिता दीजिए, लेकिन पप्पू को मत दीजिए। अब जिससे इतनी बड़ी माने गहरी अदावत है, उसी के पक्ष में खड़े रहना पप्पू यादव की मजबूरी है। पप्पू यादव चाहते हैं कि कांग्रेस उनको तरजीह देना शुरू करे। संसद में भी पहले दिन के भाषण के दूसरे दिन जो भाषण हुआ उसमें वो बार बार राहुल गांधी को एड्रेस कर रहे थे, बार बार उनकी तरफ देख रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि कांग्रेस के बड़े लीडर जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव से वो पंगा लेकर बिहार में वो राजनीति नहीं कर सकते। सरेंडर हो बिहार में, तो लालू के सामने सरेंडर कर चुके हैं। पप्पू यादव की मजबूरी ये है कि कांग्रेस के साथ अगर वो नहीं रहेंगे तो महागठबंधन में उनकी कोई जगह नहीं होगी। कांग्रेस ने चुपचाप रहकर उनको साथ दे दिया लोकसभा चुनाव में, नहीं तो कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो कांग्रेस के खिलाफ जाके वहाँ पर महागठबंधन से खिलाफ जाकर वहाँ पर चुनाव लड़ गए निर्दलीय। कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो अब पप्पू यादव भी अभी चुपचाप हैं कि बीमा भारती को सपोर्ट कर देना उनकी मजबूरी है। और इसी मजबूरी पर अब वो जा रहे हैं, दिल्ली पहुँच गए हैं। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वहाँ जो चर्चा होनी है उसमें उनको हिस्सा लेना है, लेकिन वो कांग्रेस नेताओं से बात करेंगे इस बारे में और वहाँ उनको आश्वस्त करेंगे कि हम गठबंधन के साथ हैं और आगे इसमें कोई राजनीति है नहीं। पप्पू यादव की मजबूरी है, सपोर्ट करना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है पप्पू यादव के समर्थन से इस बार रुपौली में क्या बीमा भारती उपचुनाव जीत जाएंगे? देखिए, बीमा भारती का जमानत जब्त हुआ है लोकसभा चुनाव में, लेकिन रुपौली विधानसभा क्षेत्र से वो जीतती रही हैं और उनके पति जो हैं अवधेश मंडल उस इलाके के कद्दावर माने बाहुबली हैं। तो एक तो उनके भय से भी वहाँ वोट पड़ते हैं, दूसरा कि वो लगातार उस इलाके का प्रतिनिधित्व करती रही हैं, बिहार सरकार में मंत्री रही हैं। तो विधानसभा के चुनाव के मसले अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इस बार भी उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। उनके अपने वोटर्स हैं, उनको वोट करेंगे। जाति के आधार पर भी वो इलाका जो है उनके वोटर्स का इलाका है। दूसरा, पप्पू यादव अगर सपोर्ट कर देंगे तो अच्छी बात हो जाएगी, वो निश्चित रूप से निकल जाएंगी। हालांकि ये जो जदयू के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में भी बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन चुनौती दे दिया उन्होंने जो लोजपा से शंकर सिंह। हालांकि वो एनडीए के माने लोजपा के वो नेता रहे हैं, लेकिन निर्दलीय चुनाव में हैं, तो वो वोट कटवा की स्थिति में वो पहुंच गए हैं। और अगर उन्होंने अच्छा वोट काट लिया तो ये जदयू के प्रत्याशी को मुश्किल हो जाएगी। तो पप्पू यादव का सपोर्ट और बीमा भारती के अपने वोटर्स, तो ये सब मिलाकर बीमा भारती अच्छी स्थिति में दिख रही है। बिल्कुल, तो बीमा भारती अच्छी स्थिति में दिख रही हैं। पप्पू यादव के समर्थन से शायद उन्हें उम्मीद है कि रुपौली के उपचुनाव में उन्हें जीत नसीब हो जाए। इसके अलावा बात शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव बनने के बाद पहली बार निकले हैं बाहर और स्लम बस्ती में गए, पटना के गर्दनमय इलाकों में लोगों के दरवाज़ा खटखटाए, स्कूल में गए हैं। अब क्या ये के पाठक के तरीके पे चल रहे हैं या ज़बरदस्ती इनको भेजा जा रहा है? देखिए, के पाठक का अंदाज कुछ अलग था और के पाठक सरकार की बातें मानने को भी तैयार नहीं होते, इस जिद पर अड़ जाते थे। के पाठक एरोगेंसी उसमें ज़रूरत से ज़्यादा थी। मीटिंग में अधिकारियों को गाली बक देना और कुछ कह देना ये उनकी आदतों में शामिल था, लेकिन सिद्धार्थ उस तरह के अधिकारी नहीं है। सिद्धार्थ बहुत ही
सुलझे हुए और बहुत ही शांत स्वभाव के, लेकिन बहुत ही काबिल अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर है। उनकी पत्नी भी आईएएस ऑफिसर है और ये दोनों आईएएस ऑफिसर बिहार सरकार को चला रहे हैं। नीतीश कुमार के विश्वास पात्र जो आईएएस अधिकारी हैं उनमें सबसे अगर कोई है तो वो सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ ऐसे भी आप उनको कई बार देखेंगे, मैंने कई बार अपनी आंखों से उनको देखा कि मंदिर में वो ज़मीन पर बैठकर पूजा कर रहे हों। बाजार में सब्जी का रेट और भाव पूछने पहुंच जाते हैं। वो ज़मीन पर बैठकर सब्जी खरीदना, उसमें भाव पूछना, रिक्शा के पावदान पर बैठकर और रिक्शा वाले से बातचीत करना, वो ग्राउंड टू अर्थ माने वो रहना चाहते हैं। और वो उन्होंने अभी हाल के 2 इंटरव्यू में ये कहा भी है कि एक अधिकारी के तौर पर दिमाग चढ़ जाए किसी का वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपको जाना धरातल पर ही है। तो धरातल से जुड़े रहना उनकी एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, वो सख्त अधिकारी हैं। उन्होंने अभी हाल के एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे ये विभाग किस लिए दिया गया है, सबसे पहले मुझे सोचना यही है। तो अगर वो ये बात समझ रहे हैं कि शिक्षा विभाग उनको किस लिए दिया गया है, निश्चित रूप से नीतीश कुमार चाहते हैं कि शिक्षा में जो भारी गड़बड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था में, उसका भी दोषारोपण नीतीश कुमार पर है, तो उसको वो सुधारना चाहते हैं। इसीलिए के पाठक जैसे सख्त अधिकारी को ले आए, तो उनके हटने के बाद अब दूसरे काबिल अधिकारी को लेकर आए हैं। ये इसमें सिद्धार्थ जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने अटेंडेंस को लेकर और फिर स्कूल के समय को लेकर जो जिद के पाठक की थी और जिस तरह से एरोगेंसी उनकी थी, उससे अलग हटकर नए अंदाज में इन्होंने काम करना शुरू किया है। और इसका सपोर्ट भी पब्लिक को भी मिलेगा निश्चित रूप से। एस सिद्धार्थ ने एक बार एक सब्जी वाली से ही अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने पूछा कि स्कूल में आजकल पढ़ाई हो रही है कि नहीं, और तुम्हारे बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं। और उस सब्जी वाली ने उनको ये कहा कि वो साहब थे जो बहुत कड़ाई किए थे, तो सब ठीक था, लेकिन अब देखिए अब तो नया साहब कौन आ गए हैं, तो अब वो क्या करेंगे, अब उसी के ऊपर है। तो ये सिद्धार्थ के सामने बात हुई, माने सब्जी वाली ने उनको कहा है, तो इस बात को वो समझ रहे हैं। इसीलिए आज वो स्लम एरिया में गए हैं, लोगों से पूछा है कि क्या कुछ चल रहा है और उसमें क्या कुछ सुधार हो सकता है, उसकी क्या संभावनाएं हैं। तो सुलझे हुए और एक काबिल आईएएस ऑफिसर हैं। हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि शिक्षा विभाग को जो रसातल में मिलाने की कोशिश माने मिलाया है इसी नीतीश कुमार की सरकार ने, अब वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात। जाके घर घर में बच्चों से पूछ रहे हैं स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, स्कूल क्यों नहीं गए, किस लिए, ये सब जो बातें हैं, ये एक तो अलग अंदाज है ना। हाँ बिल्कुल, एक अलग अंदाज है। और ख़ास तौर पे मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के इसमें एक सर्वे में मैं भी कुछ दिनों तक मैंने काम किया था। गांव में आप जाएं तो आप देखेंगे कि टिफ़िन के बाद बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे मछली मारने चले जाते हैं या कुछ करने, जब भोजन मिल जाता है उसके बाद वो भाग जाते हैं। गांव में सबसे मुश्किल ये है कि बच्चे माने जो वो श्रम करते हैं और उससे वो धन कमाते हैं परिवार चलाने के लिए। तो ऐसे बच्चे जिनके घर में बेहद गरीबी है और जो मजदूरी करके कुछ पैसों की सहायता अपने माता पिता को करते हैं, वो स्कूल तक उनको ले जाना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और हर बार ड्रॉप आउट की स्थिति इसीलिए होती है कि बच्चे स्कूल में ज़्यादा समय रहेंगे तो वो घर में काम नहीं कर पाएंगे। तो ये बिहार की सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है सिद्धार्थ के लिए। लेकिन सिद्धार्थ एक काबिल ऑफिसर हैं और जिस नए अंदाज से वो आगे बढ़ रहे हैं, अब तो बच्चों के लिए पोशाक का पैसा, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम और फिर उनकी किताबें, पुस्तकें और स्टेशनरी जो है वो सब सरकार देने के लिए तैयार है। तो अब ये जिम्मेदारी स्कूल शिक्षकों को और अधिकारियों को उठानी चाहिए कि बच्चे स्कूल तक पहुँचें और पढ़े लिखें। ये अच्छी बात है कि सरकार ने एक और काबिल नेता का चयन किया है कि पहले तो यही लगता था कि एक के पाठक, किसी विभाग को सुधारना है तो के पाठक को दे दो और बाकी आईएएस ऑफिसर क्या करते हैं ये पता नहीं था। लेकिन अब तो ये खुल के सामने आया कि एस सिद्धार्थ ने बहुत संजीदगी से अपना काम शुरू किया है और दिखाया है कि वो जिस अंदाज में, उन्होंने कहा भी है कि मेरा काम करने का स्टाइल अलग है और हम नए अंदाज में काम करेंगे और इस विभाग को सुधारेंगे। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार हो सकता है। बिल्कुल, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शिक्षा विभाग में जो सुधार की लगातार कोशिशें जारी थी के पाठक के समय में, अब फिर वो भी दौर जारी रहेगा। ये सिद्धार्थ भी
को लगातार बनाए रखेंगे और ये सिद्धार्थ जो अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते हैं, शिक्षा विभाग के कायाकल्प करने में उनकी अहम भूमिका होने वाली है। जिस तरीके से उन्होंने स्लम बस्ती में जाकर लोगों से बात की है, पूछे हैं कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर स्कूलों में भी निरीक्षण किया है और बच्चों से भी बातचीत की है। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं सम्राट चौधरी, पप्पू यादव, खास करके रुपौली उपचुनाव को लेकर, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।